Even today I'll discuss about friction. So first of all, what is friction? Friction is the opposing force acting on the surface. When object placed on any rough surface, then there will act this one frictional force. But this one frictional force is always act in the opposite direction of the movement of the object. Suppose object is moving in the right side, then frictional force act on this object is left side. Okay, so we have some point about this friction. So you can see here, first one point is, if the force F is acting on the block but the block remains stationary, then there must be the force in opposite direction of F which opposes motion. मतलब क्या है यहाँ पे कि यदि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है, और इसमें हम राइट साइड में फोर्स कुछ लगा रहे हैं, ये फोर्स जब लग रहा है फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 100% इसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करने के लिए मूव करने नहीं दे रहा है. तो दैट वन फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स. उस चीज़ को यहाँ से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है सो विच इज अपोजिट, मतलब अपोजिट मोशन, मतलब इसको यदि हम इधर फोर्स लगा रहे हैं मतलब इसको मोशन कराना चाह रहे हैं, बट मोशन करने नहीं दे रहा है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि दिस इज द अपोजिंग फोर्स. ओके, एंड नेक्स्ट वन पॉइंट इज इट इज़ ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिधर मोशन वो करना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. नेक्स्ट वन पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस. तो किसी जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल तो है, ये देख सकते हो कि इधर सरफेस है, ये वाला सरफेस है, उसके पैरेलल ही तो फ्रिक्शनल फोर्स है. तो दिस वन विल ऑलवेज एक्ट ऑन द पैरेलल टू द सरफेस. Next one point is it always starts acting on the body whenever there is tendency of relative motion. कंडीशन यहाँ पे ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रिलेटिव टर्म है, फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेटिव टर्म ये चीज़ है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात की जा रही है. तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे दो सरफेस है ना, एक सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस ऑफ द अर्थ बोल सकते हो, मतलब जिस पर तुम उसको मूव कराना चाह रहे हो, दैट वन सरफेस, और एक ऑब्जेक्ट का सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में इसका रिलेटिव मोशन एक तरीके से यहाँ पे. ठीक है, तो वो चीज़ आपको आगे समझ में आएगा कि किस तरीके से वो काम करता है. तो यहाँ पे एक कंडीशन है. तो इतना सारा कंडीशन से हम लोग को क्या समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग जान गए कि जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है वो कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है. ठीक है, इसको हम लोग इसको न्यूमेरिकली भी समझने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझो कि हम लोग पहले क्या देखते थे कि एक mg नीचे की तरफ लग रहा है mg, और उसके जस्ट अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन होता था, जिसके कारण क्या करता था, इस बॉडी को मूव करने के लिए नहीं देता था. मतलब बोलते थे कि नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों यदि एक दूसरे के मतलब यदि ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. तो एक्सेलरेट हम लोग अप और डाउन के केस में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को ले लेते हैं. बट यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का कंडीशन है वो लेफ्ट और राइट के केस में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि राइट साइड फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट साइड फ्रिक्शन काम कर रहा है. बट नॉर्मल रिएक्शन में क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस कंडीशन में यदि ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रीड कर चुके हैं. ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रीड कर चुके हैं, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल के नाम से रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्विवेलेंट होता है. बट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक वो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फोर्स जो है उसके बराबर होगा. कैसे होगा उसी को समझते हैं हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली. देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ इस तरीके से कि मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रखा हुआ यहाँ पे, जिसका मास m है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे फोर्स 2 न्यूटन लगा रहे हैं. स्टार्टिंग में 2 न्यूटन फोर्स लगाए, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया. तो 100% इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी वहाँ पे क्या लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है. अब फिर क्या किया, हम फोर्स को बढ़ा दिए, 4 न्यूटन कर दिए, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये बैलेंस अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, 4 न्यूटन में भी मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन है. मतलब हमको पता नहीं कि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स. बट स्टार्टिंग में 2 न्यूटन लगाए तो मूव नहीं किया, 4 न्यूटन लगाए तब भी मूव नहीं किया, अब 6 न्यूटन भी लगा दिए तब भी मूव नहीं किया. इसका मतलब इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारा, 6 न्यूटन है. ठीक है, अब जब 7 न्यूटन हम यहाँ पे लगाए तब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया. इट मीन्स
इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि तब तक मूव नहीं किया, मतलब ये रेस्ट में रह गया। तो जब तक ये जो मैक्सिमम इसका स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट में है, और रेस्ट को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक। तो मैक्सिमम स्टैटिक जो है ना इसका लिमिट बता रहा है, ये लिमिटेशन है फॉर 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, मतलब ये 6 न्यूटन तक मूव नहीं किया। इसका मतलब है कि इसका जो लिमिट है मैक्सिमम कितना था 6 न्यूटन, 7 न्यूटन में मूव कर गया, मतलब मैक्सिमम रेस्ट में रखने का इसका जो कैपेसिटी था, मैक्सिमम रेस्ट में रखने का जो फ्रिक्शन का कैपेसिटी था, दैट वन इज़ द 6 न्यूटन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है स्टार्टिंग से, यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द 6 न्यूटन, और इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। इसको FL से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट मूव देन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब मूव, और यदि वो मूव कर जाता है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बोले, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव देन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। 2 न्यूटन पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, 4 न्यूटन पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, 6 न्यूटन पे भी स्टैटिक ही फ्रिक्शन है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब वो पॉइंट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जो मैक्सिमम, मतलब वो देखिए ना यहाँ पे हम लोग एग्जांपल बताए थे कि 6 न्यूटन तक नहीं मूव किया, लेकिन 7 न्यूटन जैसे दिया मूव करना स्टार्ट कर गया, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कौन सा हुआ 6 न्यूटन। तो इसका लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट इज द 6 न्यूटन। तो इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड में रखना कि व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट मूव देन दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अपोज कर रहा है वहाँ पे दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। ये चीज़ है यहाँ पे कंडीशन। और यदि ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, तो जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है तो वहाँ भी फ्रिक्शन तो तब भी लगता है फ्रिक्शन हमारा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में थोड़ा वहाँ कम फ्रिक्शन लगता है। मूव जब करता है तो फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है, तभी तो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो मूव करता है उस समय जो तुम्हारा फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। इन मोशन वी कैन से दैट वन फ्रिक्शन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यदि मोशन में फ्रिक्शन लग रहा है, मोशन के साथ मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो रगड़ाते हुए जा रहा है किसी सरफेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन तो हमारा लग ही रहा है। रफ सरफेस पे यदि कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो मूव हो रहा है, बट उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, दैट वन फ्रिक्शनल फोर्स इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और यदि ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं वो खिंचा ही नहीं रहा है, मतलब एक जगह पे रेस्ट में है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और हम लोग क्या समझे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ गए कि दो तरह का, बेसिकली 3 तरह का, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 चीज़ पर, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, उस चीज़ को समझते हैं। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो फ्रिक्शन है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, यहाँ पे हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इस साइड बना लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, उसको भी यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, ठीक है। मतलब इसमें मूव नहीं करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब कंडीशन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कोई भी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सो डिपेंड कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन पे। इस तरीके से देखा कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन भी उसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब इसको कैसे समझोगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाओ इस तरीके से। ये सरफेस रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा तुम्हारा, इसका मास जो है वो m है, और इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं इधर
एफ फोर्स, और इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ठीक है, तो ये जब तक मूव नहीं कर रहा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसमें हम जानते हैं पहले से भी कि स्टैटिक रखने का, बैलेंस कंडीशन में रखने का एक और फंडा था नॉर्मल रिएक्शन, उसके अपोजिट में क्या लगता था, mg। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब तक फ्रिक्शन का बात नहीं कर रहे थे तब भी तो ये स्टैटिक में रहता था पहले इन बैलेंस कंडीशन, मतलब इसमें किसका रोल रहता था, नॉर्मल रिएक्शन का रोल वहाँ पे होता था। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यदि ये इसको मूव नहीं करने दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कंडीशन में रख सकता है उसको, तो जो फंडा पहले जो काम ये नॉर्मल रिएक्शन कर रहा था वही अभी कौन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और वर्टिकल के लिए नॉर्मल रिएक्शन करता था। इसलिए दोनों में रिलेशन देखा गया कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा इंक्रीज होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, यदि ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होता है। उसी को कोरिलेट करके कुछ इस तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हम सिर्फ बैलेंस कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। दिस वन नॉर्मल रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में यदि यहाँ पे देखें तो क्या होगा, n इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, mg, n इज इक्वल्स टू mg। इट मीन्स यहाँ पे n के जगह हम डायरेक्ट mg भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट mg। ठीक है, बट उससे पहले हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा लेते हैं। एक चीज़ आप समझ गए, static friction is directly proportional to the normal reaction and kinetic friction is also directly proportional to the normal reaction। तो यदि ये मोशन भी करता, मूव भी करता, तब भी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन और mg नीचे हमारा एक्ट होता, दोनों ही कंडीशन में होता। तो ऐसे कंडीशन में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है सो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो क्या रिजल्ट आता है। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया गया, fs इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कॉन्स्टेंट मिला, दैट वन कॉन्स्टेंट इज म्यू। यू को कुछ इस तरीके से म्यू लिख देना, म्यू इसको पढ़ा जाता है म्यू, यू लिखो और ऐसे कर दो, दैट इज द म्यू। ठीक है, तो इसको म्यू बोला जाता है, और इसके बेस में लगा दो एस, और ये हो गया हमारा एन। इसको क्या बोला जाता है उसी के बारे में आपको वेयर करके यहाँ पे बता देता हूँ। वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट of static friction, mu s is equals to is coefficient of static friction। और इसका जो है सो यूनिट होता है लेस, यूनिटलेस, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ यूनिटलेस, मतलब सिर्फ इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और ये जो है रिलेटिव टर्म्स हैं, ये रिलेटिव टर्म्स है दोनों सरफेस का, ऑब्जेक्ट के सरफेस का और जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके सरफेस का, दोनों के बीच के रिलेशन को ये बताता है म्यू एस। इसका कुछ वैल्यू मिलेगा तुमको, वही वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन में दिया रहता है, इसका वैल्यू उसको आप सब्स्टिट्यूट करना होता है। आज यदि नहीं दिया रहता है तो यदि देख लो ये वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन और एफ दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो म्यू एस। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी तरीके से काइनेटिक के साथ भी है, काइनेटिक के साथ एफ के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट म्यू और यहाँ पे लिख दो के इंटू एन, वेयर करके फिर वही चीज़ हो जाएगा, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा थ्योरी। ठीक है, आप यदि इसको लिखना चाहते हो mg के फॉर्म में तो हमारा क्या हो जाएगा, ये म्यू एस mg, ये चीज़ लिखाएगा, और ये लिखाएगा म्यू के mg, दिस वन। मतलब यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देख लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आ गया दैट वन इज द म्यू एस mg, ये चीज़ मिला, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला मिला दैट वन विल बी म्यू के mg, ये चीज़। तो दोनों फॉर्मूला हमको मिल गया फ्रिक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज स्टैटिक ज़्यादा उसको रोक के रख रहा है, वो मूव करने नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या बोलते हैं, इसको ग्रेटर बोलेंगे म्यू के से, ये बड़ा होगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे म्यू के जो है वो तुम्हारा लेस है म्यू एस से, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूव कर रहा है तो 100% वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, और जब मूव नहीं कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो हमारा स्टैटिक में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और मूवमेंट में फ्रिक्शन कम होता है, तभी तो वो मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन कम हो गया तभी तो वो मूव कर रहा है, अदरवाइज मूव कहाँ से करेगा। तो ये चीज़ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तभी समझ में आएगा आपको सारा क्लियर कंसेप्ट, एक पूरा थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, देखो न्यूमेरिकल जो है हम लोग सबसे पहले
इसका न्यूमेरिकल लेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, मान लो क्वेश्चन खुद से, एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका मास जो है वो दिया हुआ है 4 kg, 4 kg मान लेते हैं, या तो 2 kg ही ले लो, 2 kg, मतलब इसका जो मास है वो 2 kg है। बड़ा थोड़ा बनाते हैं डायग्राम को, ये देखो ये मास है, ये 2 kg है, ठीक है, ठीक है, 2 kg, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस साइड फोर्स लग रहा है, दैट वन इज द 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो और कंडीशन आपको दिया हुआ है, म्यू एस इसमें दिया हुआ है, म्यू मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, और काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0.2, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा, ये कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, उस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन राइट साइड में, तो आपको म्यू एस दिया हुआ है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, निकालना है, और फ्रिक्शन भी निकालना है। फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा इसका, इस साइड, ये फ्रिक्शन आपको निकालना है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इसका कितना कैपेसिटी है रोकने का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम, मतलब इसको एफ एल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, दिस वन, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू एस एम इंटू जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। म्यू एस का वैल्यू हमारा है 0.4, पुट कर दिए, एम का वैल्यू 2 kg है, देख सकते हो, तो इसको 2 और जी का वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8 की जगह 10 लेते हैं, तो कैलकुलेशन में भी जी पड़ेगा आपको, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10, 10 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है तुमको, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, एक्ट हो रहा है, वो 8 न्यूटन है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा भाई, कैसे मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही ज़्यादा हो जा रहा है। जो हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 2 न्यूटन है मात्र, और इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसका, दैट वन इज द 8 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द 8 न्यूटन, एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 2 न्यूटन, सो एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज ऑब्जेक्ट डजंट मूव। ओके, ये कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये डाल सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, ये चीज़ है। ऐसे कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब यदि तुम यहाँ पे, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल गया जिसके कारण हमको फ्रिक्शन भी पता चल गया, फ्रिक्शन आपको 8 न्यूटन है, तो कैलकुलेट, मतलब ये भी निकल गया हमारा और ये भी निकल गया, कैलकुलेट हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है कुछ इस तरीके से है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वही एकदम एज इट इज़, इसका 2 kg रखते हैं, और इस पर एक्सटर्नल फोर्स अब हम बढ़ा देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ऐसे लिख दो, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन में सारा वैल्यूज वही है, एज इट इज़ है, म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4, म्यू के इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। और अब कैलकुलेट करने बोल रहा है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए और फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए, दोनों कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस इंटू एम जी। तो म्यू एस हमारा वैल्यू दिया हुआ है 0.4, और एम दिया हुआ है 2, और जी दिया हुआ है 10, मतलब फिर ये कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा, कितना 8 न्यूटन आएगा, 8 न्यूटन। मतलब अब देखो इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगा है, इसके अपोजिट में जो मैक्सिमम लग रहा है वो कितना 8 न्यूटन लग रहा है, 8 न्यूटन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है वो 8 न्यूटन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इतना, मतलब ऑब्जेक्ट को अब रोक नहीं पाएगा, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा इस साइड में, तब एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो है सो अब मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा, तुम लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करोगे तो ऐसे कंडीशन में, तो बैलेंस कंडीशन में तो है ही नहीं, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है ना, कि एक्सटर्नल फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना फोर्स से मूव कर रहा है। तो ये फोर्स 2 न्यूटन से मूव करेगा आगे, क्योंकि 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इसका 2 न्यूटन, आपको कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इस तरीके से, चलो फॉर्मूला से ही चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जानते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग रीड करेंगे। 2 kg का मास है, इधर F लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स FL लग रहा है, FL, और इधर एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो हम इसका नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि F नेट इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स। तो सम ऑफ फोर्स मतलब दिस वन F प्लस, और ये अपोजिट में है तो माइनस FL होगा, दिस वन FL। तो ये कितना हो जाएगा हमारा F माइनस FL, दिस वन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारा ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये कितना है 10 है, ये कितना 8 है। ठीक है, और ये मास हमारा कितना है 2 है, और ये एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये 10 माइनस 2, 2a इज इक्वल 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका नेट फोर्स कैलकुलेट किया, वहाँ से एक्सेलरेशन हमको मिल गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया इसका। अब यदि तुम काइनेटिक फ्रिक्शन इसका निकाल, क्योंकि अब मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो अब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तुम निकाल चुके हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन इसका निकालते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू क्या, वही चीज़ एम के इंटू एन, मतलब म्यू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी। तो म्यू के का वैल्यू यहाँ पे देखा कितना दिया 0.2। तो 0.2 इंटू एम कितना है हमारा 2 kg। तो इसको यहाँ पे 2 पुट करो इंटू 10, कितना आ जाएगा, इसको नीचे 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, 2 2 जब 4 न्यूटन, मतलब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 4 न्यूटन। अब समझो तुम स्टैटिक ज़्यादा कि काइनेटिक ज़्यादा, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कि स्टैटिक हमारा 8 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ओनली 4 न्यूटन। इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इसीलिए हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी देखें तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, इसलिए उसको पहले आपको थ्योरी में बता दिए। तो मैथमेटिकली में भी समझ लिए कि यहाँ पे किस तरीके से ग्रेटर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, फ्रिक्शन भी दोनों तरीका, फ्रिक्शन यहाँ पे सिर्फ लिखा है तो दोनों फ्रिक्शन आपको यदि मूव कर रहा है तो काइनेटिक भी निकालना पड़ेगा, और यदि मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ही काम चलाना पड़ेगा सिर्फ। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल 2 ठो सॉल्व किए। ठीक है, जिससे हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक इसमें कंसेप्ट है, वो है पुली का कंसेप्ट। और पुली का कंसेप्ट समझते हैं। देखो पुली का कंसेप्ट है, यहाँ पे एक्चुअली हम हेडिंग डालना चाहें तो बोल सकते हो पुली विथ फ्रिक्शन, एक टॉपिक ही बना देते हैं इसको, फ्रिक्शन विथ पुली या तो पुली विथ फ्रिक्शन ऐसे बोल सकते हो, पुली विथ फ्रिक्शन एक टॉपिक हम यहाँ बना दिए, पुली विथ फ्रिक्शन। तो ऐसे में क्या है ना, आपको समझना है। देखो ये मान लो सरफेस है, ठीक है, इधर ऐसा सरफेस है, यहाँ पे एक हम रिंग लगा दे रहे हैं घूमने वाला, इस टाइप से, और इस पर हम थ्रेड लगा दे रहे हैं, मतलब रोप लगा दो, थ्रेड नहीं रोप, रस्सी लगा दो जैसे। और इस रिंग पे मतलब जो बाल्टी नहीं होता है कुआं पानी खींचने वाला टाइप से, इस टाइप का रिंग लगा दो ऐसे। ये पुली इसको बोलते हैं, ये वाला पुली है। ठीक है, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट, ये पूरा रोप है, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लटका हुआ इसमें, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ठीक है, जिसका मास यहाँ पे जो पहला वाला है इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दो ठो। ठीक है, तो 100% इसको थियोरेटिकली पहले समझ लेते हैं। तो इसमें देखो टेंशन एक एक्ट होगा, इधर एक टेंशन इस ऑब्जेक्ट की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट की तरफ एक टेंशन एक्ट होगा। मतलब टेंशन हम जानते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है हमेशा, तो ये टेंशन जो इसके लिए लग रहा है और ये वाला टेंशन जो इसके लिए लग रहा है, खिंचाता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के प्रति टेंशन यहाँ पे आ रहा है, तो टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, तुम यदि चाहो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, फ्री बॉडी डायग्राम भी इजीली बन सकता है। वो कैसे, देखो ये यदि यहाँ पे कंडीशन ये भी डाला हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब 100% है कि m2 जो है सो ग्रेटर होगा किससे, m1 से, तभी तो मूव करेगा, अदरवाइज मूव करना तो पॉसिबल होगा नहीं। तो मान लो m2 इज़ ग्रेटर देन m1, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो किधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हो
कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, वेट mg, ठीक है, और यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, और कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो चलो जो भी है एफ मान के चलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, दिस वन m1, और इसके साइड, इस साइड लग रहा है टेंशन T, देख लो ये वाला, और इस साइड लग रहा है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स F, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किधर कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, राइट साइड, ठीक है। तो इसका थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो क्या लिखेंगे, इसका नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ नेट इज इक्वल्स टू, इधर एक्सेलरेट कर रहे थे, ये पॉजिटिव होगा तो टी पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, टी माइनस एफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू व्हाट, m1 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टी माइनस एफ। ये हमारा एक थ्योरी आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला, ये चीज़ को माइंड में अपना रख लेना है, ठीक है। फ्रिक्शन की जगह आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, म्यू इंटू एन और म्यू इंटू एम जी, जो भी पुट करना है उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस, इसको लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है ना, म्यू, और साथ में क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये और एक स्टेप बढ़ाओगे तो टी, और ये हो जाएगा म्यू, और एन की जगह पे लिख सकते हैं एम जी, दिस वन, मतलब m1a इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ आ गया। आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड लिखो तो अच्छा लगेगा, T1 माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू m1a, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम से हमको मिला इससे। अब सेकेंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखो ये सेकेंड वाला, तो इसका बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा ना, ये हमारा m2 है, m2, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है सो नीचे तरफ क्या लग रहा है, m2g, और अप साइड क्या लग रहा है इसका, ये वाला T2 टेंशन, सॉरी टी टेंशन लग रहा है। टी यहाँ पे टेंशन दोनों के लिए इक्वल है, बिकॉज एक ही थ्रेड है ना, एक ही थ्रेड में जितना एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट वाला केस हो जाएगा, न्यूटन वाला, तो जितना टेंशन यहाँ पे है उतना ही टेंशन यहाँ पे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है, तभी तो बैलेंस्ड में है, अदरवाइज टूट नहीं जाता रस्सी, यदि कहीं कम और ज़्यादा होता तो टेंशन हमारा सेम है यहाँ पे। तो टी इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग m2g माइनस दिस वन टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा m2a, ठीक है, ये चीज़। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है हमको। तो यहाँ से तुम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो और टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो और साथ ही साथ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन 1 + 2 कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। कैसे, देखो दोनों को जी तुम ऐड करते हो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखो m2g, सॉरी टी, यहाँ T1 नहीं है, T है, ठीक है, T माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू क्या है, m1a, ठीक है, और इसको ऐड करना है m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a, ये दोनों ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये तो सबसे पहले कट जाएगा, टेंशन कटेगा। तो टेंशन कटने से हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो यहाँ पे m1 होगा ना, क्योंकि ये m1 तो m1 का ही था, ठीक है। चलो ये वाला देखो, इसमें सबसे पहले पॉजिटिव है, इसको लिखते हैं m2g, और ये माइनस, दोनों ऐड कर रहे हैं, म्यू m1g, इतना आ गया, इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा m1 + m2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करने पर। मतलब हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरा आया m2 माइनस म्यू m1 और ब्रैकेट में g, ये ब्रैकेट में g आ जाएगा, क्यों, देखो यहीं से देख लो, ये वाला बताए ना, ये देखो इसमें भी g है, इसमें भी g है, कॉमन आएगा, तो हमारा क्या होगा, m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी, और ये तो हम m1 माइनस प्लस m2 डायरेक्ट कर दिए कॉमन ए को, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा इज इक्वल्स टू
m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में क्या होगा a। यहाँ से a कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। अब a को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। a को कैलकुलेट करेंगे, a सब्जेक्ट करो, तो a सब्जेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी डिवाइड बाय ये वाला नीचे आएगा m1 प्लस m2। ये रिजल्ट आ गया आपको, ये एक्सेलरेशन का रिजल्ट हो गया। एंड यदि इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टेंशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखना पुट ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ए के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेंशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप पुट करके देखते रहना वहाँ पे। आपका रिजल्ट आएगा m1 m2 1 प्लस म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जनरल फार्मूला आपको बता दिए, ठीक है। आप चाहो तो इसमें पुट कर देना डायरेक्ट वैल्यू को, तो आपको रिजल्ट मिल सकता है।